एंड वेलकम टू मेडिकोस बीकन। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है थ्योरी एंड लॉ, जिसको हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। और आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो ये टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेरी कोशिश यही होगी कि आपके साथ आसान और सादा अल्फाज में आज का लेक्चर जो है वो आपके साथ एक्सप्लेन करूँ। तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। और आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ थ्योरी एंड लॉ। तो थ्योरी का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स? थ्योरी या थ्योरी भी आप इसे कह सकते हैं या थ्योरी भी है। तो थ्योरी हम कहते हैं किसी नज़रिए को, किसी ख्याल को, जबकि लॉ लॉ हम कहते हैं किसी कानून को, किसी असूल को। प्रिंसिपल प्रिंसिपल भी इसी का दूसरा नाम है, यानी किसी असूल या नज़रिए को हम लॉ कहते हैं। थ्योरी हम कहते हैं किसी नज़रिए को, जबकि लॉ का मतलब होता है कोई भी असूल या कानून। अब ये असूल या कानून कौन से वाला है जो कि बायोलॉजी के टर्म्स में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी बायोलॉजी के कानून और उसके असूल। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव अ हाइपोथेसिस, जब अब ये जो थ्योरी एंड लॉ है ये बेसिकली ये बनाए क्यों जाते हैं कि जब किसी भी एक्सपेरिमेंट्स को हम प्रूव करते हैं, यानी साबित करते हैं एक हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि एक मफरूज़ा होता है, एक बात होती है जिसको हम करेक्ट साबित करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप बार बार ये वर्ड्स पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स एंड हाइपोथेसिस। तो आपने इस टॉपिक से रेलिवेंट जो ये वर्ड्स हैं इनको अपने माइंड में रखना है। तो आप इसको अटेंटिव होकर सुने और इन वर्ड्स को अपने माइंड में रखें। एक्सपेरिमेंट्स, हम हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए, यानी उसको करेक्टनेस को साबित करने के लिए बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साइंटिस्ट यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। अब एक हाइपोथेसिस जो है उसको सही साबित कर लिया गया है, अब उनकी ये कोशिश होती है कि अब इसको मजीद उस पर एक्सपेरिमेंट करके, बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट करके उस हाइपोथेसिस की जो करेक्टनेस है उसको साबित किया जाए, ताकि गलती का कोई भी इम्कान ना हो उसके अंदर। व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, अब जब जो नया हाइपोथेसिस है उसको वो दोबारा अगेन प्रूव कर लेते हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स, यानी बार बार उस पर तजुर्बात वो करते हैं। अब वो एक जो तजुर्बा है करते हैं वो एक मरतबा नहीं करते, वो डिफरेंट एपिसोड्स में तजुर्बे करते हैं। मतलब कभी 1 मंथ का गैप दे दिया, फिर 2 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, और बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जब वो बात प्रूव हो जाती है एंड द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी, तो जो उनकी असल वाला जो उनका हाइपोथेसिस है जिसपे उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बार बार किए हैं, तो वो एक थ्योरी बन जाता है, यानी वो एक नज़रिया, एक ख्याल बन जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्योंकि उस पर काम किया है तो वो एक हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, यानी लॉ और थ्योरी के अंदर क्या डिफरेंस है। अब इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर मैं इसी चीज़ को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी, तो आपने बिल्कुल अटेंटिव होकर ये सुनना है। अब थ्योरी इज सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस। अब वो कह रही हैं कि जो एक थ्योरी है वो ऐसे ही नहीं बन जाती, उसको सपोर्ट किया जाता है, यानी उसको एक एक्सटेंसिव एविडेंस कहते हैं कि यानी अच्छे खासे सबूत, यानी बार बार एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको एज एन एविडेंस यूज़ किया जाता है, तभी एक जो थ्योरी है उसको सपोर्ट मिलता है। एंड इट इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर्स। और ऐसा ही नहीं है कि एक थ्योरी बनाने के लिए सिर्फ कुछ रिसर्चर्स जो है वो काम करें, नहीं, बल्कि एक मल्टीपल रिसर्चर्स की टीम होती है, एक से ज़्यादा एरियाज़ में उस थ्योरी के ऊपर काम किया जाता है। जब बार बार डिफरेंट रिसर्चर्स के ग्रुप उस थ्योरी के ऊपर काम करते हैं, उस हाइपोथेसिस के ऊपर काम करते हैं, तो उस हाइपोथेसिस को एक वैलिडेटेड रिजल्ट्स या सबूत मिलने की वजह से, एविडेंस मिलने की वजह से उस थ्योरी को हम उस हाइपोथेसिस को हम एक थ्योरी का नाम दे देते हैं। यानी अप्रूव्ड रिजल्ट्स के बाद जो हमें एक फाइनल नतीजा मिल रहा है हम उसको एक थ्योरी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो हमें एग्जाम्पल से समझा रहे हैं द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ना, ये सेकंड ईयर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ज़्यादातर जो है वो 12th क्लास के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है ना उनमें से एक है। तो आपने क्योंकि फर्स्ट टाइम ये टर्म सुनी हुआ है तो आपको ये न्यू लग रही है बिल्कुल, और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम। तो चले मैं आपके इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एवोल्यूशन हम कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ के अंदर तब्दीली आती है। तो ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ स्पीशीज़ के जानदारों में क्या तब्दीली आई है, चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। यानी हम जैसे कि हम समझते हैं कि
जो इंसान है वो नेचुरल सिलेक्शन के बाद पैदा हुए, यानी मेल और फीमेल से आगे डिफरेंट जो उनके ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसी तरह हर जानदार जो है वो एक कॉमन सोर्स से आया है। तो लेकिन हम ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन करती है कि स्पीशीज़ जो जानदार हैं उनमें वैरायटी कैसे आई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जानदारों के जो बिहेवियर है या उनकी जो जिसामत है उसमें क्या तब्दीली है, या इसमें इस टॉपिक को बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है। और ये जो थ्योरी थी ना डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, और मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी ना, ये इससे पहले थी द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ताकि ये टॉपिक आपके माइंड में सेव हो जाए। आप जब ये टॉपिक पढ़ें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले थी स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, जिसको ये समझा जाता था कि तमाम जानदार जो हैं वो एक ही कॉमन सोर्स से आए हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये बताती थी कि जानदार जो है वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी जिसामत में, उनकी रंगत में और उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहती थी कि हमें जिस नेचुरल फॉर्म में बनाया गया है हम ऐसे ही रहते हैं, हम में कोई चेंजेस नहीं आती। लेकिन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने ये एक्सप्लेन किया था कि इन जानदारों में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं थ्रू आउट द नेचुरल सिलेक्शन। और चार्ल्स डार्विन की ये काफ़ी पॉपुलर थ्योरी है जो कि आप अगली क्लासेस में जाके इसकी कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको इसका एक जस्ट ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया है कि हम बेसिकली बात किस बारे में कर रहे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट है ये थ्योरी की डेफिनेशन आ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्योरी की डेफिनेशन कर लेनी है, और उसके बाद बिल्कुल इस पॉइंट से आपसे कोई एग्जाम्पल पूछी जा सकती है कि जब थ्योरी को आप एक्सप्लेन करें तो उसमें आपने एग्जाम्पल कौन सी कोट करनी है। तो यहाँ से है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, जो कि बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपने इसको मेंशन कर देना है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ये थ्योरी वाला है। अब नेक्स्ट यहाँ से जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये है लॉ। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके पास लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी, और इसके अंदर जो इतना टॉपिक है ये आपने लॉ के साथ भी जो एग्जांपल है वो आपने बता देनी है। तो ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा इस क्वेश्चन को एग्जामिनर आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, जैसे कि डिफाइन साइंटिफिक लॉ या बायोलॉजिकल लॉ और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया है कि प्रिंसिपल हम इसी चीज़ को ही कह रहे हैं, लॉ का ही दूसरा नाम प्रिंसिपल है। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और इस क्वेश्चन को आपने अपने माइंड में रखना है। और साथ साथ जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ इसको अपनी बुक पर नोट डाउन कर लिया करें ताकि आपके माइंड से स्किप ना हो जाए। अच्छा, अब चलिए अब देखते हैं लॉ क्या है। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज। अब जो साइंसदान हैं वो जो एक थ्योरी है उसको सही साबित करने के लिए या उसको रिजेक्ट करने के लिए बार बार फिर से उस पर टेस्टिंग करते हैं बाय ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। और वो ये करने के लिए वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसअप्रूव द थ्योरी। अब जो साइंसदान होते हैं दूसरे वाले साइंसदान, उनकी यही कोशिश है कि एक जो रिसर्चर है उसने जो काम किया है उसको किसी तरह से डिसअप्रूव किया जाए, उसको गलत साबित किया जाए और उसको एक थ्योरी में कन्वर्ट ना होने दिया जाए। इफ़ अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, अब उस बात को गलत साबित करने के लिए भी वो उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि वो अपनी बात को सही साबित कर सकें और उस थ्योरी को रिजेक्ट कर सकें। इफ़ अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, लेकिन अगर एक थ्योरी जो है उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी वो अप्रूव हो रही है, यानी वो सही साबित हो रही है, देन इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। तो देन वो जो थ्योरी है वो एक लॉ यानी एक कानून या एक असूल बन जाती है, एक प्रिंसिपल बन जाती है। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और अ कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। और एक जो साइंटिफिक लॉ है ये यूनिफॉर्म होता है, यानी इसमें कभी तब्दीली नहीं लाई जा सकती, और अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ये एक कुदरती असूल है, कुदरती कानून बन जाता है जिसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। और ये थ्योरीज या लॉ जो होते हैं ये एकदम से नहीं बन जाते, इस पे बहुत सारे सालों की रिसर्च वर्क किया जाता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। समटाइम्स थ्योरीज अप्रूव्ड हो जाती हैं और समटाइम्स ये रिजेक्ट भी हो जाती हैं। तो थ्योरी जो होता है ये एक ख्याल होता है, एक नज़रिया होता है जिसको बाद में एक कानून या एक प्रिंसिपल का नाम दे दिया जाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल्स लॉ। अब यहाँ तक आपने लॉ की डेफिनेशन कर लेनी है। अब आगे इसकी आपसे जब एग्जाम्पल्स पूछी जाती हैं, अगर तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आता है कि डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, तब भी आपने दोनों
की डेफिनेशंस भी करनी है और इनमें जो इम्पोर्टेंट इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं ये भी आपने कोट करनी है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और अगर आपसे जस्ट लॉ के बारे में पूछा जा रहा है देन तब आपने लॉ की भी इतनी डेफिनेशन बता देनी है, और इसमें आपने ये वाली जो 2 एग्जांपल्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये ज़रूर कोट करनी है, वरना आपके जो 1 मार्क ही आपको मिलेगा 2 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से। द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये दोनों दोनों ये जो वाले टॉपिक्स हैं ना, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ ताकि आपके माइंड में रह जाए ये बात। जब आप अगर लिखने लगें पेपर में तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो या याद करने लगें तो आपको ये बात समझ में आ जाए कि हम ये करने क्यों वाले हैं, आखिर ये यहाँ पे कोड करने का मकसद क्या है। इन दोनों लॉज के अंदर हम इनहेरिटेंस को, जीन्स को स्टडी करते हैं और ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा जो हार्डी वेनबर्ग का लॉ है ना, ये बेसिकली हमें एवोल्यूशन को समझने में मदद करता है। ठीक है, आपने बस इतना माइंड में रखना है कि ये जो लॉ है, क्योंकि इसकी डिटेल तो आपने पढ़नी नहीं है, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि जो हार्डी वेनबर्ग का लॉ है ये आपको एवोल्यूशन को समझने में मदद करता है, जबकि जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये हमें स्पेसिफिक खसूसियात के बारे में बताता है कि यानी विरासती खसूसियात क्या होती हैं, जैसे कि हाइट हो गई या किसी का आई कलर हो गया या हाइट होगी, तो ये तमाम चीज़ें हमें विरासत में यानी कुदरती तौर पे हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से जो खसूसियात उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उस पर बात करता है कि ये जो खसूसियात हैं ये ऐसे रैंडमली नहीं ट्रांसफ़र हो जाती बल्कि एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल रूल के थ्रू ये चिल्ड्रन है उनमें ट्रांसफ़र होती है उनके पेरेंट्स से। और ये जो दोनों लॉज हैं ये आपको 10th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें पढ़ने को मिलेंगे, और आप इनकी जो डिटेल उन बुक्स में आप पढ़ सकते हैं। तो जब आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन साइंटिफिक लॉ, बायोलॉजिकल लॉ और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है और ये जो 2 एग्जांपल्स हैं ये आपने मस्ट कोट करनी है, फिर ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपने ये दोनों नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट ये जो फ्लो चार्ट है साइंटिफिक मेथड की, मतलब तमाम जो साइंटिफिक मेथड है उसको कैसे किया जाता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, बारी बारी हम ये भी डिस्कस करेंगे। पहले भी हम इन पे पिछले लेक्चर्स में इस तमाम ये जो टॉपिक्स हैं इनको कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताया है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब बुक्स चेंज हुई हैं तो हो सकता है कि ये टॉपिक आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सके कि थ्योरी एंड लॉ में क्या डिफरेंस है या इसके बारे में बताएं। तो जब आपने ये मेंशन करना है तो अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि 4 मार्क्स का होता है, तो 4 मार्क्स का अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करें तो 2-2 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाएंगी और साथ में आपने इनकी एग्जांपल्स भी कोट कर देनी है। और साथ में अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये फ्लो चार्ट बना के आते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप शॉर्ट इसको जस्ट डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो चलिए अब ये देख लेते हैं। समटाइम आपसे ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपने इसको भी अच्छे से कर लेना है ये वाला फ्लो चार्ट। और इसकी मैं एक इजी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ अभी। ये टोटल हमारे पास 9 स्टेप्स हैं, तो आइए देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी साइंटिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं, फिर उस पर ऑब्जर्वेशंस लगाते हैं यानी उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है हाइपोथेसिस। उस ऑब्जर्वेशन से एक मफरूज़ा यानी एक हाइपोथेसिस तैयार किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड या फोर्थ स्टेप है वो है डिडक्शंस का। फिर उसमें से वो डिडक्शंस यानी अपनी हिसाब से वो चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, डिडक्ट करते हैं और अपने जो ग्रुप हैं बना लेते हैं। उसमें एक आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा आता है कंट्रोल ग्रुप। 2 ग्रुप्स में अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करने के बाद वो उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। ठीक है, यानी जो 2 ग्रुप्स उन्होंने बनाए हैं उन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। अब एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स वो करते हैं और फिर जो रिजल्ट्स मिलते हैं, अब वो जो रिजल्ट्स हैं वो 2 कंडीशंस हमारे पास लेके आते हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि अगर तो रिजल्ट अप्रूव हो जाए, जो कि उनकी बेस्ट पॉसिबल कोशिश तो यही होती है कि उनका जो रिजल्ट्स हैं वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वो चाह रहे हैं उनको वो मिल जाएं। अगर तो वो रिजल्ट्स उनको मिल गए हैं तो देन ही ये वाले फाइनल स्टेप्स किए जाते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट उनको नहीं मिलता तो क्या होगा, इफ़ नॉट अप्रूव्ड, यानी जो रिजल्ट्स उन्होंने चाहे थे वैसे रिजल्ट्स नहीं आए तो फिर क्या करेंगे, देन वो फिर से वापस चले जाएंगे अपने फर्स्ट स्टेप पे जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की ऑब्जर्वेशंस करना है, यानी फिर से अपना काम वो दोबारा से स्टार्ट कर देंगे।
इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपकी कोशिश तो यही होती है कि आप एग्ज़ाम पास कर लें, लेकिन अगर किसी भी वजह से आप वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते तो दोबारा से आप उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और अगर आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं या खुदा न खास्ता आपकी बिल्कुल सप्ली आ जाती किसी सब्जेक्ट में, तो फिर से आपको दोबारा से नए सिरे से दोबारा वहीं से स्टार्टिंग से तैयारी करना पड़ती है और एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट करना पड़ता है। तो इसी को आप इस तरह भी अपने माइंड में रख सकते हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि अगर रिजल्ट्स मिल गए हैं तो क्या करना है। देन अगर अप्रूव हो गए हैं उनके, यानी जो रिजल्ट्स अप्रूव हो गए हैं, देन हम उस पर रिपोर्टिंग, यानी मैंने आपको पहले भी अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, कि डिफरेंट जर्नल्स होते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे साइंटिफिक रिपोर्टिंग की जाती है, ताकि दूसरे जो साइंसदान हैं उनको अवेयरनेस मिल सके कि इस चीज़ पे रिसर्च हुई है, और अगर वो भी कोई कंट्रीब्यूशन इसमें करना चाहते हैं तो वो उस रिपोर्ट को पढ़ के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस चीज़ पर मज़ीद क्या रिसर्च गैप आ रहा है और इस पर मज़ीद क्या चीज़ पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग के बाद फिर फर्दर टेस्टिंग होती है और एक थ्योरी या सोल्यूशन निकाला जाता है, यानी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, अब फाइनल कंडीशन तो यही है कि उसकी एक सोल्यूशन निकाला जाए, तो उस पर एक थ्योरी या सोल्यूशन बना दिया जाता है जो कि एक नज़रिया या ख्याल होता है। उस पर भी फर्दर साइंसदान रिसर्च करते हैं, फर्दर टेस्टिंग होती है, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट तरह के रिसर्च मेथडोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। वो सब करने के बाद हमारे पास फाइनली एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। वो जो थ्योरी है फाइनली प्रूव्ड हो जाती है और लॉ या प्रिंसिपल की फॉर्म में हमें नज़र आती है। आई होप कि ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आपने ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लेना है, और अगर तो इसको ये आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको आप लिख कर देख लें, बार बार ड्रॉ करें ताकि माइंड में आपके ये बैठ जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपने इस टॉपिक को अच्छे से याद कर लेना है। ओवरऑल ये पूरा जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और इलादा से ये जो फ्लो चार्ट है इसको भी आपने अच्छे से रेडी कर लेना है, क्योंकि इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर दें, और जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उन पर भी मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी आपने मिस नहीं करनी, वो भी आपने देख लेनी है। और इसके अलावा भी जो फर्दर चैप्टर्स हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।